आंसर राइटिंग सेगमेंट्स पे आज हम डील करते हैं और आंसर राइटिंग में आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेप वन में आपको सबसे पहले बेसिक राइटिंग आनी चाहिए, आप अपनी मोटर एक्टिविटी को एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट या थॉट मैपिंग के थ्रू ही आप आंसर लिखेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो पॉइंट्स वाइज हमें जो है आंसर लिखना है। हमें जो है ये समझना है कि बेसिकली वो पॉइंट वाइज क्या आता है। इसके बाद हमें जो अगला सेगमेंट डील करना है वो ये डील करना है कि हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना, फिर इंट्रोडक्शन के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद उसका जो है कंक्लूजन या उपसंहार हमें लिखना होता है। तो मैंने इसके बारे में बात किया था और मैंने आपको बताया था कि आप मुझे अपने अपडेट्स दे सकते हैं कि आप घर पे उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना जो है डेली आपने 2 पेज 3 पेज आपने अब तक जो है कितना लिखा कल से लेकर आज तक। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो केवल सुनने से या मेरे जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस बता देने से कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट तभी आएगा जब आप जो है वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्रिएट करोगे। राइट। तो चलिए, अभी हम लोग जो है इस बात को समझते हैं कि हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है। आज हम लोग इसी आंसर राइटिंग प्रोग्राम के सेकंड हिस्से पे पहुंचते हैं। चलिए, अब आगे हम चलते हैं और अपने इनपुट देते हैं और उसको समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा। आपने देखा कि बार बार जो है कल मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात कही और वो बात ये थी कि भाई अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और आपने देखा एक आत्मनिर्भर योजना चलाई गई आज निर्मला सीतारमन ने भी तमाम मध्य वर्ग के लिए, तमाम एमएसएमईज के लिए लोन में काफ़ी अच्छी खासी जो छूट दी है, मॉर्टगेज के बिना आप लोन ले सकते हैं। सरकार खुद जो है उस पर गारंटी कर रही है, आप उस पर इंटरेस्ट कम से कम पे करेंगे। तो हम ये सारा तामझाम कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो एक शेर वेयर बनाया था, मेक इन इंडिया किया था, उससे पहले मेड इन इंडिया तमाम है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी लगातार जो है वो सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई। वहीं चाइना जिसने मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ बना के रखी, आज वो न सिर्फ कोरोना वायरस से बहुत जल्दी बाहर भी निकला, साथ ही साथ आज वो जो है वो सप्लाई चेन के सेंटर में आकर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया चाहे या ना चाहे उसको चाइना से ही सामान खरीदना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है, वो ये है कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेल हो गया, और आप उस पर क्या जो अपने इनपुट दोगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, यानी कि भारत में श्रम गहनता वाले जो निर्यात क्षेत्रक हैं विनिर्माण में, उनके असफलता के कारणों की जांच करिए। सजेस्ट मेजर फॉर मोर लेबर इंटेंसिव rather than कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट, और श्रम गहन निर्यात को स्थापित करने के उपाय बताइए, rather than जो है वो पूंजी इंटेंसिव यानी कि कैपिटल इंटेंसिव पूंजी गहन जो है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से। यानी ये कह रहा है कि पहला तो ये बताइए कि भारत में जो है वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फेल क्यों कर गई, दूसरा आप क्या उपाय दोगे। तो इसमें दो हिस्से हैं हमारे आंसर राइटिंग में। तो जैसा हम लोग पहले बात करेंगे, तो इस आंसर राइटिंग में जब हम आएंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना था। तो आज के ही डिबेट से, जो मैंने सुबह डिबेट की थी या जो प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है, उस पर क्या बेसिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उस पर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। तो ये बात हो रही है कि जैसे आज की डेट में उन्होंने 5 पॉइंट रखे। पहला ये रखा कि भाई इकोनॉमी को हमें आगे लेकर जाना है, हमें टॉप मोस्ट इकोनॉमी, उन्होंने बताया कि भाई विश्व गुरु बनना है। दूसरा बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमें लेकर आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत बड़ी मात्रा में लेबर को अपने साथ इनपुट लेकर आता है, चाहे वो भवन निर्माण हो, सड़क हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें लेबर की बड़ी जरूरत पड़ती है। और आज आप देख रहे हैं कि लेबर जो क्राइसिस हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे आपने देखा बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेंट लोग इधर से उधर जा रहे हैं, मजदूरों का पलायन हो रहा है, तमाम लोग बहुत दूर दूर तक पैदल चल रहे हैं, रेल की पटरियों पर जो है उनके ऊपर ट्रेन चल जा रही है, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखद हैं। और एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल गया अचानक से सडनली, कि जो महानगर थे हमारे, वहां से बड़ी मात्रा में लेबर जो है वो खिसक कर अपने जो बेसिक गांव है वहां की तरफ जा रहा है। कह रहा है कि भाई हमें जीने खाने को चाहिए, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, हमें यहाँ रोजगार नहीं चाहिए। ये आने वाले टाइम में हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अलग तरीके से जो है वो प्रभावित करेगा। और आने वाले टाइम में हम ये बात देखेंगे, समझेंगे कि बहुत कुछ जो अभी तक आप पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स बुक में, बहुत तेजी से सुधार होगा, उसमें बहुत से चेंजेस आएंगे। अब ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, नो बडी नोज कि कृषि पर कितना जो है दबाव आएगा, कृषि का वो दबाव ग्रामीण क्षेत्र कैसे डील करेगा, राज्य सरकारें कैसा काम करेंगी, फेडरलिज्म का एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। तो चलिए उसी में से आज मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, तो आप क्या करोगे। अब देखो, अब आपको आंसर लिखना है।
तो आंसर में मैंने कल भी आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करो, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। तो चलो हम अपने हिसाब से कीवर्ड देखते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी ये क्वेश्चन जो है अगर मैं इसको ध्यान दूंगा तो ये क्वेश्चन बेसिकली निगेटिव एजर्शन के साथ है, यानी कह रहा है कि यस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में फेल हुआ, यानी आपको उसने पहले ही बोल दिया कि आपको इसके नेगेटिव पॉइंट से शुरुआत करनी है। और दूसरा इसका पॉइंट है कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, यानी कि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए श्रम आधारित उद्योग होने चाहिए। तीसरा जो है वो ये बात कह रहा है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये कह रहा है कि भाई आप मेजरमेंट क्या दोगे, सजेस्ट मेजर, मतलब अब आपको अपने सुझाव ले आने हैं कि इसके मेजरमेंट्स क्या होंगे ताकि आप उसको जो है स्टैब्लिश कर सको और आपको पूंजी के बजाय श्रम का ज्यादा उपयोग करना पड़े। यानी मेरे पास शुरुआती दौर में तीन मेरे पास हिस्से हैं जिस पर मुझे बात करना है। पहले ये बताना है कि भारत में जो मेन जो इसमें आइडिया निकल कर आ रहा है वो लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स के बारे में हो रहा है कि आपको श्रम गहन के साथ जोड़ना है। अब इसमें आपको पहला पॉइंट रखना है कि फेलियर क्यों हुआ, उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पॉइंट रखना है कि आपसे पूछ रहा है कि आप क्या उपाय दोगे, यानी इसमें मुझे बैलेंस जो है वो काफी अच्छे करना पड़ेगा। तो मैंने इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिया है वो मैंने पहले बताया था कि मैं कुछ समय तक पॉइंट वाइज आपको पढ़ाऊंगा, तो आप भी चाहो तो अपने पॉइंट्स बना सकते हो जो और भी आप इसके साथ मैच कर सकते हो। तो चलो हम इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे हिसाब से वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर इंटेंसिव, अगर मैं बात करूं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में लेबर इंटेंसिव फोर्सेस को जो होना चाहिए था और वो कैसे लगाया जा सकता। तो फेलियर का यहां दूसरा मतलब मैंने लगाया कि अगर ऐसा होता तो हम इसको लेबर इंटेंसिव में कन्वर्ट कर पाते, ऐसा नहीं है इसीलिए हम फेल कर गए। यहां जो फेलियर वर्ड है वो एक तरह से पहले से एग्जामिनर ने एजर्शन दे दिया, हाँ यस फेल हो चुका है, हम ये बात जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने में अक्सर ऐसा होता है कि आपको उस सिनेरियो के बारे में बताना होता है कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता तो हम पास हो जाते, ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम उसको फेल कर गए। ये एक मेथड होता है आंसर राइटिंग करने का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें लेकर आएंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन से फैक्टर है? पहला डेमोग्राफी, जनांकिकीय, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं। डेमोग्राफी, अब भारत के पास आज सुबह ही मैंने आपको बताया इसमें कि भारत के पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, ठीक है। आज इंडिया के पास जो है वो 67% से ज्यादा उसकी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, और यूथ जो होता है वो सबसे सस्ता श्रम होता है, सबसे महत्वपूर्ण तरीके से वो काम करता है। दूसरा जो है यानी कि डेमोग्राफी हमारे पास जो है वो चीप लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा, चीप लेबर यानी सस्ता श्रम। दूसरा, काम के घंटे इसके बहुत ज्यादा होंगे, ये ना तो जल्दी थकेगा, ये इसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या भारत के पास अवेलेबल है? यस, भारत के पास ये अवेलेबल है। दूसरा, आपको जब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो आपको जो है चीप टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जैसे चाइना ने किया, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स। अब मच्छर मारने के लिए जो बैडमिंटन हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो कौन सा रॉकेट साइंस है? सिंपली सबको पता है कि दो वायर की अगर हम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दें और उनके बीच में सर्किट आ जाए और अर्थिंग का एक वायर हो जाए तो वो अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट दौड़ जाता है। मच्छर जिसके अंदर जो है वो खून होता है, मनुष्य का खून वो पीता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन यानी आयरन कंटेंट होता है, बीच में एक जाली लगी होती है और उसके साथ साथ दो उसके पॉइंट्स होते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। जैसे ही मच्छर उस जाली के साथ आता है वैसे ही वो बीच वाले हिस्से के साथ जोड़ते हैं, उसकी सर्किट पूरी हो जाती है। सर्किट पूरे होते ही वो क्या होता है, उसमें करंट दौड़ जाता है। ये बेसिक साइंस है, ये हमें जो है 9th 10th में पढ़ाया जाता है। बट हमें वो बुकी नॉलेज, हमें ये बताया जाता है कि भाई आपको किसी भी तरीके से एग्जाम पास करना है। वहां पर क्या किया उन्होंने, ये बताया कि भाई देखो इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। और आप देखिए कि घर घर में वो मच्छर मारने वाला बैडमिंटन जो है वो आजकल नेशनल गेम बना हुआ है, लोग खाली बैठे हुए मच्छर ही मारते रहते हैं, मक्खियां मारते रहते हैं। तो उसने क्या किया, आपने देखिए 250 रुपए 200 रुपए का वो बैडमिंटन हमें मिल जाता है। कितनी चीप टेक्नोलॉजी, बहुत सस्ती सस्ती चीजें आज वो बना रहा है, सस्ते मोबाइल, सस्ते इक्विपमेंट्स। तो आपको कभी भी जब अपनी बहुत बड़ी डेमोग्राफी को इनपुट लेकर आना होता तो आपको चीप टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, सस्ते जो है वो तकनीक की जरूरत पड़ती है। और भारत सही समय पर वो चीप टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया था। भारत में जो नेहरूवियन मॉडल और महानुलोबिस मॉडल था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान से शुरुआत, उसमें बड़े बड़े उद्योग, राउरकेला, बोकारो, भिलाई और बड़े बड़े जो है वो पीएसयूज बनाने, आगे चलकर वो सब घाटे में रहे, हम आपको बेचना पड़ा। आगे चल के जो है 50-60 साल बाद हमने उसको बेचना शुरू कर दिया, बट वो 60 ईयर हमारा बेकार हुआ। हमारी जरूरत थी, अब सबके बस का तो नहीं है ना कि आप बहुत बड़ी बड़ी जायंट मशीनें या ये सब लगा सको। तो आपको अगला चाहिए था सस्ता, सस्ती तकनीकी। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। मैं भी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं आंसर राइटिंग में, मैं चाह रहा हूं कि आप कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना शुरू करें, आप लिंक करें।
फॉर एग्जाम्पल मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि आपने देखा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह से जो है लोग भागकर अपने अपने गाँव की तरफ गए। हजारों लाखों की संख्या में माइग्रेंट जो है इधर से उधर पहुंच रहे हैं। अंदाजा लगाइए खेतों के ऊपर कितना दबाव बढ़ जाएगा। और अगर जैसे कोई भाई था वो शहर में कमा रहा था, गांव में एक भाई है तो उसने क्या किया, अपना खेत दे दिया, बोला यार इस पे जोतो बो, कोई बात नहीं है। अब जब वो पहुंचेगा तो अपना हिस्सा मांगेगा। मैंने इसीलिए ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज दोनों बदलाव होंगे। अब पहले ही मान लीजिए 3 हेक्टेयर खेत था दो भाइयों के बीच में, वो 1.5 1.5 हेक्टेयर में बढ़ जाएगा। अब इतने छोटे खेत में क्या ट्रैक्टर के माध्यम से आप खेती कर सकते हो? क्या आप ट्रैक्टर या जो है वो बड़ी बड़ी महंगी मशीनों के माध्यम से आप खेती कर पाओगे? क्या वो कॉस्ट निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो केवल निर्वहन खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास खेती की ऐसी टेक्नोलॉजीज हो जो बहुत सस्ती हो, जो सबके बस में हो। जैसे छोटे छोटे हम क्या थ्रेशर्स बना सकते हैं, छोटे छोटे हल बना सकते हैं, मोटरसाइकिल के इंजन को इस्तेमाल करके जो है वो बेसिक ट्रैक्टर बनाता है कि छोटे छोटे खेतों में भी हम इस्तेमाल कर सके। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये दूसरी चीज हो गई कि आपके पास सस्ती टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। चीज तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वर्क कल्चर। ये सबसे बड़ा, यानी कार्य संस्कृति। क्या मुद्दा क्या है भाई? अभी क्या बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें अपनी पूरी डेमोग्राफी का आइडिया ही हमें चेंज करना पड़ेगा। दिस इज अ क्राइसिस टाइम, बट इंडिया हमेशा अपने क्राइसिस में ही कुछ अच्छा कर पाया है। 1991 में जब क्राइसिस आया था तो हमने उदारीकरण किया था और पूरी दुनिया के जो कंपनीज उनके लिए अपने दरवाजे खोले थे। ये भी वही टाइम है। हमारा जो वर्क कल्चर है, हमारा वर्क कल्चर बेसिकली सिक्योरिटी बेस है, समाजवाद। काफी हद तक ये हमारे जो है वो सरकारों की कार्यनीति में जो है हावी है। आप देखेंगे जब भी गरीब, गरीबी, इन सब की बात होती रहेगी, बेचारा है उसको ये देना है, सबसे पहले राहत पैकेज उसके लिए आना चाहिए। बट एक्चुअली में बात ये होनी चाहिए कि हमने उसको इतने समय तक गरीब रखा क्यों? हम उसको इतना इक्विपमेंट क्यों नहीं दे पाए? हम आज तक उसको गरीबी रेखा से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? तो यहां पर जो होता है, जब समाजवाद आ जाता है, इसके साथ एक वर्ड आता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी, भाई गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, सिक्योर हो जाएंगे। अब जैसे आजकल बात चली हुई है, भैया जिसकी सरकारी नौकरी उसकी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, बिजनेसमैन तो डूब गया। तो सिक्योरिटी वाला जो सोसाइटी होती है वो कभी भी रिस्क नहीं ले पाएगी, वर्क कल्चर कभी भी उसका एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, मेरी इन बातों को समझिए कि मैं इस पर बहुत से क्वेश्चन आपको दूंगा, तो ये बातें आपके बार बार मेरे साथ आएंगी। अब जैसे बात हो रही है, 3 हमारे स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन्होंने लेबर लॉज में जो श्रम कानून है उनमें 3 साल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया है। अब ये लेबर लॉज वो बड़ा हिस्सा था जिसकी वजह से बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंडिया में नहीं आना चाहती थी। भाई मुझे मेरे एम्प्लॉय को निकालना है, इसके लिए मैं सरकार से पूछूंगा। मैं एम्प्लॉय से ज्यादा काम नहीं करा सकता। इतना जो है आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने जो है छाती पीटना शुरू कर दिया, रोना गाना शुरू कर दिया, हाय रे श्रमिक से 12 घंटे काम कराएंगे, मानवाधिकारों का हनन होगा, ये होगा वो होगा। आप जरा ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर में जो जोमेटो, स्विगी में या ओला उबर में ये जो रात में 12 12 बजे काम करके ज्यादा अर्निंग करना चाहते थे, भाई उनके पास टाइम है, वो उनके पास एनर्जी है, तो वो उस पर काम कर रहे थे। अगर आज आपका मजदूर ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा वेजेस भी तो मिलेंगे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो वो जो है वो ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा, दूसरा उसकी अर्निंग बढ़ेगी, तीसरा प्रोडक्शन जो होगा वो भी हमारा ज्यादा हो जाएगा और हम वर्ल्ड लेवल पे जा सकेंगे। आप आश्चर्यजनक रूप से देखिए, जो चाइना है वो एक देश जो है, उसने कम्युनिस्ट है, और वहां पर उसने जो है वो अपने लेबर लॉज में इतनी छूट रखी है कि मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था कि एप्पल को बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे, उसने रात में 12 बजे अपने मजदूरों को उठाकर काम पर लगा दिया ताकि वो प्रोडक्ट्स टाइम से मार्केट में आ सके। यही रीजन है कि विश्व की कंपनियां भागकर चाइना जाना चाहती हैं, और हम अभी भी जो है वही जो है छाती पीटना शुरू कर रहे हैं, हाय बेचारा, हाय बेचारा, और बेचारा बेचारा करते हुए हम 72 73 सालों तक उसको बेचारा ही हमने उसको बना दिया है। तो हमें अपने वर्क कल्चर में बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वोकल फॉर लोकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सस्ते की तलाश में विदेशी चाइना के माल की तरफ चले जा रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, जिसको मैंने सुबह भी आपसे कहा था, और मैंने आपको बंग भंग यानी बंगाल विभाजन से मैंने आपको जोड़कर बताया था, स्वदेशी मूवमेंट से आपको जोड़कर बताया था। तो वही है कि आपको अपना वर्क कल्चर चेंज करना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को भी और सरकारों को भी। सरकारों को भी एंजल फंडिंग के साथ आगे आना पड़ेगा ताकि जो है वो चीजें अच्छी हो सकें और काफी अच्छे तरीके से हम उसको कर सकें। चलिए नेक्स्ट है, अगला हमारा है, और वो है गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला समर्थन। अब जैसे अभी जब इतना क्राइसिस आया तो आपने देखा कि सरकारों ने अब आगे बढ़कर थोड़े से सपोर्ट की बात की है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम इतना फंड दे रहे हैं, आप जाइए लोन ले लीजिए। लेकिन अभी क्यों? ये पहले होना चाहिए था। हम क्यों वेट कर रहे हैं क्राइसिस होने का? क्या हमें नहीं पता था कि इंडिया जीडीपी इतनी नीचे जा रही है? आप वाई यू आर वेटिंग फॉर द सो मच क्राइसिस? आप क्यों वेट कर रहे हैं? तो आप गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे एमपी ने देखिए क्या किया,
भारत का किसान ये उसके हाथ बांध दिए कि मेरा प्रोडक्शन है तो मैं मंडी में ही अपना सामान बेचूंगा। आज जाकर इतने सालों बाद उसके मंडी अधिनियम में उसने चेंज किया कि यार किसान डायरेक्टली अपना सामान बेच सकता है। बट सिर्फ एमपी ही क्यों, क्या इकलौता वही राज्य है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र या तमाम पंजाब ये नहीं कर सकते कि वो जो है वो जाकर किसान अपनी डायरेक्टली चीजें भेज सके? तो यहाँ पर जो है सरकारों को बहुत क्विकली अपने नियमों में चेंज करना पड़ेगा, लॉ को चेंज करना पड़ेगा और जिसको दबाव सहना आना चाहिए। तो ये वो 4 रीज़न थे। मैंने अभी आपको इसका बेस बताया ताकि आपको समझ में आए कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। मैंने इसके लिए 4 पॉइंट यूज़ किए कि वो फैक्टर जो लेबर इंटेंसिव फोर्स को एस्टैब्लिश कर सकता था वो था डेमोग्राफी, दूसरा चीप टेक्नोलॉजी, तीसरा वर्क कल्चर, चौथा गवर्नमेंट सपोर्ट। अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ फेलियर। मैंने ये इंट्रो में रख दिया कि ऐसा होता तो मैं ये ऐसा कर जाता। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पहला मेरा जो पार्ट है वो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या का हिस्सा है। मैंने कहा रीजन फॉर फेलियर। तो पहला फेलियर है कि भाई सबसे बड़ी बात जो हमसे कही जाती है कि हमारे पास एक 190 साल की गुलामी है अंग्रेजों की। लॉन्ग कॉलोनियल पास्ट है हमारा। और ये कॉलोनियल पास्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए पेनफुल रहा। क्यों पेनफुल रहा? भाई उससे पहले जब मुगल काल तक भी बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड जीडीपी में जो हमारा एक्सटर्नल एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था, 17.5% के आसपास था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और हमें नेट इंपोर्ट की तरफ ढकेल दिया, और वहां से जो है वो सिर्फ भारत से कच्चा माल जाता था और भारत एक बाजार बन गया था उनके कपड़ों के लिए, उनके सामानों के लिए। तो उससे धीरे धीरे हमारा जो सेगमेंट था, इकोनॉमिक सेगमेंट, वो बुरी तरीके से तबाह हो गया। सारे सेगमेंट्स, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ जो है उन्होंने तबाह कर लिया और उन्होंने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। इसका नतीजा हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी यानी विनिर्माण, जो इससे पहले भारत में कुटीर उद्योग के रूप में था, मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, आप इसको जरा ध्यान से समझें, कि भारत में रेशम का जो उत्पादन होता था बेहतरीन किस्म का होता था और बहुत विविधता के साथ होता था। और ये कारीगर गांव गांव के लोग थे जो एक से एक बेहतरीन जो है वो रेशम के जो है कसीदेकारी करते थे, उसमें जो है वो कपड़े बनाते थे। आगे चलकर उनके हाथ तक कटवा दिए गए थे ताकि ये जो इंडस्ट्री है बुरी तरीके से बर्बाद हो जाए। जो भी रेशम वेशम काटता हो जाता था, बढ़िया जो कताई करता था, उसके जो हाथ तक काट दिए गए ब्रिटिशर्स ने। तो इससे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो कि बेसिकली हमारा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, ये हमारा जो चित्रकला थी, जो पच्चीकारी थी, जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ज्वेलरी, ये सब जो छोटे छोटे थे, ये बेसिकली बहुत ढेर सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसी वजह से हमारे पास प्रॉस्पेरिटी थी। तो इसने हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बुरी तरीके से हैम्पर किया, बुरी तरीके से जो है नष्ट किया, यानी कि दीर्घकालिक जो आपका विदेशी साम्राज्य था। दूसरा हुआ कि जैसे हम आजाद हुए, हमारे पास एक मौका था, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया कि गांधी का ये था कि ग्राम स्वराज को एस्टैब्लिश करो, गांव को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट करो और धीरे धीरे जो है वो गांव अपने आप आगे बढ़ने चले जाएंगे और गांव जो है वो अपने आप में एक अच्छी यूनिट के रूप में एस्टैब्लिश हो पाएंगे। राइट, चलिए अब हम उस केस में क्या करेंगे? अब हम उस केस में एक काम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ये कि आपका जो ध्यान चला गया नेहरूवियन मॉडल में वो पीएसयूज की तरफ चला गया। यानी आपने क्या किया? बड़े बड़े उद्योग बनाए, राउरकेला, जर्मनी से सहयोग लिया, रशिया से सहयोग लिया, आप जो है भिलाई की तरफ चले गए। ठीक है, आपको लगा कि शायद ये हमारी बहुत बड़ी नीड थी। लेकिन उस समय जब भारत की 92% पॉपुलेशन अशिक्षित थी, भारत की जो प्रति व्यक्ति जो हमारी आयु होती है, जो हमारी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो मात्र 32 वर्ष थी। ऐसी कंडीशन में क्या इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड था जहां पर वो बड़े बड़े उद्योगों की तरफ जो है कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा सके? कितने जो है भारतीयों के पास इतना पैसा था कि वो बड़े बड़े उद्योग लगा सके? होना ये चाहिए था कि भारत की माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट, जिसके बारे में आज बात हो रही है कि भारत को एमएसएमईज, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम एमएसएमईज को जो है वो आगे लेकर जाएंगे, हम जो है माइक्रो यूनिट्स को आगे लेकर जाएंगे, वो होना चाहिए था 1947 में। और हमने क्या किया? एम्फेसिस हमने पीएसयूज की तरफ दे दिया। वो पीएसयूज जहां पर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन मेजर्स इन्वॉल्व थे, यानी कि जहां पर उत्पादन के बहुत ही जटिल जो है वो तकनीकें उपलब्ध थी। अगला क्या हुआ? इसकी वजह से जो लेबर इंटेंसिव होने की बजाय ये क्या हो गया? ये कैपिटल इंटेंसिव हो गया, मूवमेंट हो गया। राइट, होना क्या चाहिए था? लेबर इंटेंसिव होना चाहिए था, यानी कि हमें श्रम गहन की बजाय हम पूंजी गहन होगा, जिसके पास पैसा होगा वही उद्योग लगा पाएगा। तो ये मामला जो है वो खराब हो गया। अगला हम देखते हैं, और वो हो गया प्रोटेक्ट मोर, जो है वो प्रोटेक्शनिज्म आ गया। सरकार ने क्या किया? समाजवाद का चस्का चढ़ा और सरकार ने अपने उद्योगों को संरक्षण देना भी शुरू किया। लेकिन ये संरक्षण कई बार बहुत बुरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप ही से कहूं कि भाई आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मैं आपको अच्छे मार्क्स दूंगा, तो उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो भी परेशान हो जाए, बोले हम क्या जरूरत है सर, सबको 8 नंबर दे रहे हैं, मुझे भी 8 नंबर दे देंगे।
तो उसमें वो देखा देखी जो अच्छा बच्चा होगा वो भी मेहनत करना कम हो जाएगा। तो जब आप बहुत ज्यादा संरक्षण देना शुरू कर देते हैं तो वर्ल्ड के कंपटीशन में वो नहीं उतर पाता। उसको लगता है भाई सरकार मेरा सामान खरीद ही लेगी, मैं जितना प्रकार का सामान बनाऊं ये चलता रहेगा। और नतीजा ये होता है कि वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ जाती है और हम वहीं वहीं फंसे रह जाते हैं। ये एक बहुत बहुत ही ज्यादा जो है वो निगेटिव जो है वो इनपुट आ जाता है हमारा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगला हम समझते हैं अनेबल टू फेस कंपटीशन, जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय जो श्रम था, भारतीय जो उत्पादन था, वो इसको नहीं समझ पाया कि हमें कैसे जो है वो अपना प्रोडक्शन करना है। वो ये नहीं जान पाया कि जो विश्व के सामने हम कितना कंपटीशन जो उसको फेस कर पाए, और धीरे धीरे वो जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए हम इसके बारे में अब बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है। अब आपको यहां बताना है, जैसे ये पॉइंट मेरे 4 हो गए कि भाई इसमें हम कंपटीशन नहीं फेस कर पाए। आगे क्या करते हैं? आगे ये करते हैं कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस थे, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, ये बेसिकली जो स्पेशलिस्ट जिनको बनाया गया था इसलिए कि ये जो है वो आगे जाएंगे, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करेंगे, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करेंगे, ये बेसिकली जो है वो इनोवेशंस के मामले में फेल कर गए। एक समय आ गया था कि बंदा आईआईटी से सीधे जो है आईआईएम जाता था, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा था, वो जाकर बैंकिंग के जो वो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करता था और बैंकिंग सेक्टर में जाके नौकरी करता था। यही हमारा सेगमेंट बन गया था। या वो सीधे जो है यहाँ से उठता था, फॉरेन चला जाता था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इजी था, पैसा बहुत तेजी से आया था। लेकिन बेसिकली इसका काम था इनोवेशन को लेकर आना, नए नए रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना। जैसे आप देखते हैं कि विश्व की एमआईटीज हो गई या तमाम और भी, प्रिंसटन हो गया, ये यूनिवर्सिटीज हो गई, ये लोग बहुत जबरदस्त रिसर्च करते हैं। तो हमें वो जो इनोवेशन हमारा सिस्टम था और जिस तरह से हमें इंक्यूबेटर्स बनाने थे नए नए, वो हम बुरी तरीके से फेल हो गए। तो ये मेरा अगला पॉइंट रहा जिसकी वजह से हमें ये फेलियर देखना पड़ा। अब हम इस आंसर के अगले पार्ट में पहुंचते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि सजेस्टेड मेजर्स क्या होंगे। सजेस्टेड मेजर्स क्या होंगे यानी आप क्या उपाय या सुझाव देंगे। शुरू करते हैं। हाँ जी, बताइए। राइट। तो हमारा पहला है कि भाई हमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, यानी हमारी आबादी ज्यादा है। हमारी आबादी ज्यादा है। क्या करना होगा आपको? राइट। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख जो है वर्कफोर्स हमेशा जो है वो जुड़ती रहती है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहला, एक लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। आप ये मत सोचिएगा कि आप सभी को जाएं और सभी को आप जो है लेबर इंटेंसिव कर दें, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और हमारी आबादी को, इतनी बड़ी आबादी को हमें खाने पीने के लिए भी तो चाहिए। अगर नहीं टाइम से मिलेगा ब्रेड बटर बिस्किट उनको जो चीजें हैं, तो वो क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आ जाएगा, अर्थव्यवस्था वैसे भी चौपट हो जाएगी। तो आपका जो सुझाव होगा, आपको लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इनकी कैटेगरी को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई स्टील उद्योग हो गया, कैपिटल इंटेंसिव है। कोल माइनिंग कैपिटल इंटेंसिव है। तो जैसे रिफाइनरीज कैपिटल इंटेंसिव, उसमें हर आदमी ये काम नहीं कर सकता, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आपने उनकी लिस्टिंग कर ली। आपने दूसरा क्या किया, आपने दूसरा समझा कि लेबर इंटेंसिव क्या है मेरे पास। जैसे मुझे पता है कि मेरा जो हैंडलूम है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसके बारे में कल जिक्र किया। आपने देखा कि जो मेरा लेदर इंडस्ट्री है, आपने देखा कि मेरा जो ज्वेलरी है, यानी कि जो हमारा आभूषण है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बवाल हो रहा है जो है कामगारों का, वो अहमदाबाद और सूरत में हो रहा है, क्योंकि उनको जबरदस्ती रोक कर रखा गया था। क्योंकि वो अगर वहां चले गए तो वहां पे जो कपड़ा उद्योग है और वहां पे जो आभूषण को तराशने का उद्योग है जो ये लोग करते हैं, वो बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो हमारा जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे रिटेल, आपका क्या नाम है, जो भवन निर्माण हो गया, इन सब में आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपने इसको अलग अलग कर लिया। अब आपको इसमें करना क्या है, जो लोग लेबर, आपने क्राइटेरिया बनाया कि जो लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको आपको टैक्स रिबेट देनी है, उनको प्रोत्साहन देना है। यानी आपको कर में छूट देनी है। पहली बात, आपने कर में छूट दे दी। आपने उनको प्रोत्साहन पैकेज दे दिया। जैसे अभी आपने देखा कि कल जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, तो आपने उनको प्रोत्साहन पैकेज दिया, ताकि जो उद्योग हैं वो लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएं। कैपिटल इंटेंसिव क्यों होता है? क्योंकि भारत में जो श्रम है वो
सम कानून है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो डरता है। जब हम भी फैक्ट्रीज में काम करते थे, जब कंपनी में, तो वहां पे जो मालिक हमेशा डरता था कि कहीं लेबर कोई बवाल ना कर दे, लेबर यूनियन होता था, स्ट्राइक हो गई, आगजनी हो गई, मारपीट हो गई, तो उसको लगता था यार जैसे थोड़ा पैसा है, वो देखता था टेक्नोलॉजी, रोबोटिक हैंड लगा दो, जो है वो पीसीबी पे काम करा लो, कहीं पे भी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन करा लो, स्काडा लगवा दो। बोले नहीं, लेबर से काम नहीं कराना, क्योंकि उसको एक देखने के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए कि वो कहीं बीड़ी पीने तो नहीं गया, कहीं छुट्टी तो नहीं ले रहा है। तो उसमें क्या होगा, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग इधर हो जाती है। इधर रोके रहने के लिए कि मैं अगर लेबर इंटेंसिव में रहूं, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो पहला ये मेजर हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दैट इज अनदर सेगमेंट, जब प्रोत्साहन आपने दे दिया, आपने उनको बारे में बता दिया, जितना भी हमारे सेज हैं, सेज, तो सेज में ये देखा जा रहा है कि आपका जितना भी एक्सपोर्ट है, वो बेसिकली सोफिस्टिकेटेड यानी कैपिटल इंटेंसिव के लिए है। हमें अपने सेज में एक जो है वो सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर, एक अलग स्पेशल रीजन बनाना पड़ेगा। स्पेशल रीजन, वो स्पेशल रीजन जहां पर हम लेबर इंटेंसिव यानी श्रम गहन उद्योगों के लिए हम टैक्स हॉलिडे यानी कर अवकाश दे सकें, और हम उनमें उन्हीं चीजों को, ज्यादातर हमने देखा है कि जो श्रम गहन उद्योग होते हैं, उसमें अगर जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़ दो तो सब घरेलू काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो माना जाता है कि वो दोयम दर्जे के होते हैं, और उनका जो है जो जो उत्पादन होगा वो केवल घरेलू बाजार में करेगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो श्रम गहन उद्योग हों, उनको सर टैक्स हॉलिडे मिले, साथ ही साथ उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी बढ़े, और स्पेशलाइजेशन ऐसी हो कि हम उसको विश्व बाजार में बेच के जो है वो पैसा कमा सकें। ये हमें दूसरा काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको जो है वो आगे लेकर जा पाएंगे। चलिए, आपको तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? आपको तीसरा काम करना पड़ेगा, श्रम सुधार करने पड़ेंगे। कि अगर मुझे घाटा हो रहा है, आप आश्चर्य करेंगे अगर आपके पास 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं और अगर वो आप लिस्टेड कंपनी है, और अगर आपके पास घाटा हो रहा है, तो आप कर्मचारियों की छटनी नहीं कर सकते भारत में। आपकी हालत, आप घाटा पे घाटा सहता चले जाएंगे, आपका तालाबंदी हुआ है, लेकिन आप उनकी छटनी नहीं कर सकते, ये हालत है। तो सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा, जो व्यक्ति घाटा सह रहा है वो कहाँ से लेकर आएगा? कल को अगर वो बैंकों से पैसा लेके भाग जाता है तो उसको अपराधी घोषित कर देते हैं, उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। बैंक अपना जो लोन दे रखा है, उसने बेचारे ने लोन लिया है, उसकी जो है वो हालत खराब कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा समाजवाद का जो एक शिगुफा है वो बहुत बड़ा है। वो बेचारा गरीब मजदूर, इस वर्ड को हमने अपने दिमाग में करप्शन की हद तक भर रखा है। तो होना भी ये भी चाहिए कि जब उसको घाटा हो रहा है, कि अगर वो नहीं काम करेगा, उसने जोखिम लेकर अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी, तो उसको वहां से एग्जिट करने का भी जो है वो इनपुट देना चाहिए, और वहां पर सरकारों को इंटरवीन करना चाहिए। तो यानी लेबर रिफॉर्म जो है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। मुझे जो है एंट्री और एग्जिट दोनों पॉलिसीज बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। जो लेबर का सारा जितना पेन है वो आपने जो है वो बेचारे उस जो प्रोड्यूसर उसके ऊपर डाल रखा है, उसमें सरकारों को भी इंटरवीन करके अपने हिस्से में वो लेना पड़ेगा, ताकि जो है वो आसानी से काम कर सके और उसको ज्यादा छूट दी जा सके, वो ठेके पे भी श्रमिक ला सके, और वो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए काम कर सके। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक सजेस्टेड मेजर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और भी हम ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा डिबेट को थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहूंगा ताकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर ना पड़े। तो आज जो मैंने जो डिस्कशन किया है, हो सकता है कि ये पहली क्लास के हिसाब से आपको थोड़ा सा भारी लगा हो। कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, और इसमें कई क्वेश्चंस मैंने जो है वो जोड़े हैं। तो हमने आज देखा कि हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या हमारे उस पतन का कारण है, और कैसे जो है हम लास्ट में सजेशन मेजर के साथ बता सकते हैं। तो ये एक आंसर लिखने का मेरा एक प्रॉपर वे रहा। आज मैंने पॉइंट्स में सारी बातें कही हैं, क्योंकि अभी आप पैसेज और पैराग्राफ मत लिखिए, आप जितना हो सके उतना पॉइंट्स कलेक्ट करिए।